हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में बीएसएससी के लिए सेट नंबर 14 को। इसके बाद बस एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है, लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 15, यानी कि 14 प्रैक्टिस सेट आपका एडुटेरिया पब्लिकेशन में कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। वॉल्यूम 2 में भी लगभग 8-9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो जाने के बाद हम रुक्मणी पब्लिकेशन के बचे हुए प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको सारा PDF हमारे टेलीग्राम पे ही मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 14 को। सेट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई जो है ये मापी जाती है फैदोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। फैदोमीटर जो है ये ध्वनि तरंग पद्धति पर आधारित होता है, जो कि पानी की गहराई मापने का एक यंत्र है। इसको ध्यान में रखेंगे। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब नापते हैं बैरोमीटर से। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन जो है ये किस विधि के द्वारा? यूरेनियम विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जैसे कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात की जाती है, उसी तरह से यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 3 RH कारक किस जंतु में देखा गया था? तो RH कारक जो है ये देखा गया था बंदर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रिशस बंदर में इस तत्व का पता लगाया था, इसीलिए इसका नाम जो है RH कारक है, यानी RH फैक्टर। 4 मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है यह किसका अयस्क है? तो यह है निकेल का अयस्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट धातु और उसके अयस्क को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैग्नीज का होता है पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नीज का होता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। कैडमियम का ग्रीनोकाइट, यूरेनियम कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड, थोरियम मोनोजाइट। तो पहले मैंने जिसका नाम लिया वो सभी धातु थे और उसके बाद मैंने जिसका नाम लिया वो सभी अयस्क थे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो अगर याद ना हो तो आप PDF से देख सकते हैं। 5 कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका होती है? यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में पूछा जा रहा है कि कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है उससे। तो उससे निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे 31 जोड़ी तंत्रिका हाथ पैर की पेशियाँ, तत्व की ग्रंथि, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरु रज्जु यानी कि स्पाइन से जोड़ती है। तंत्रिका किसको? नस को बोला जाता। 6 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कहाँ पे है? तो ये है कशेरुक रज्जु या मेरु रज्जु। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7 मानव शरीर के तापमान के संबंध में सही कथन चुनिए। तो मानव शरीर के तापमान के संबंध में सही कथन क्या है? कि किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 डी इज़ द राइट आंसर। कि मौसम कोई भी हो, हमारे शरीर का जो तापमान है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता ही है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन वो लगभग 3 हिस्सों में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक हिंड ब्रेन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, 3 हिस्सों में बटा होता है। तो जैसे कि हिंड ब्रेन में पोन्स आता है, फ्रंट ब्रेन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस इस तरह से आता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये अग्र मस्तिष्क में होता है, हाइपोथैलेमस। और ये क्या करता है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति और ताप, इन सभी को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 8 रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास गति
अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो श्वास की गति क्या होती है, तो श्वास की गति जो है यानी सांस लेने की गति वो सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में कौन सी है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है इसके दिए गए ऑप्शंस में ये है फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10 का पावर -15 मीटर। ये जो है ये लंबाई की न्यूनतम इकाई है दिए गए ऑप्शंस के अंदर, इसको ध्यान में रखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नाइनोमीटर होता है 10 के पावर -9 और एंगस्ट्रम होता है 10 के पावर -10। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, तो शरीर का कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है, तो हृदय। हृदय अगर काम करना बंद कर दे तो आदमी स्वर्गवासी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। 11, निम्न में से किसका विमीय सूत्र m0L1T-1 के बराबर होता है, तो दिए गए ऑप्शंस में ये जो विमीय सूत्र है ये किसका है, तो ये है चाल का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है m1L1T-1, त्वरण का होता है m0L1T-2 और बल का होता है m1L1T-2 बल का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मेरा अपना जो दिया गया ऑप्शन था उसके अंदर चाल राइट आंसर है। 12, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है, तो श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम जो है यानी कि सबसे पहले जो है वायु वो नासामार्ग, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलिस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13, निर्वात में गमन करने वाला तरंग है, तो निर्वात में कौन सा तरंग है ये गमन करती है, तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। निर्वात यानी कि वैक्यूम में विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये गमन कर सकती है। 14, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है कि हम उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, केमिकली को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बर्फ़ का पिघलना यह क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके वापस से बर्फ़ बना सकते हैं और मेल्ट करके पानी बना सकते हैं। तो यह जो परिवर्तन होता है यह भौतिक होता है। और सब्जियों का पकना, तो सब्जी अगर पक गई है तो उसको हम वापस से कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन और जिसको दोबारा बना सकते हैं उसको भौतिक परिवर्तन। 15, निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो केशिकत्व एकमात्र कारण किसके लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने की केशिकत्व के अतिरिक्त संजनन तथा पूर्ण समूह की क्रिया भी जरूरी होती है, अन्य सभी केशिकत्व क्रिया के कारण होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमारा डी राइट आंसर है। 16, निम्न में कौन सा तत्व नहीं है, तो गैस जो है यह एक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही सतह के परमाणु से बने होते हैं, एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 17, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, ये D2O को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, तो D2O को संग्रहित किया जाता है किस पर, तो ये किया जाता है उच्च दाब पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 18, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में कितनी होती है, तो नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन का NH2CO NH2 और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 46% है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक जो है यह है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 20,
दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंत लवक जो है ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दंत लवक कैल्शियम फॉस्फेट से बनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और हमारे दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है दंत लवक का? तो वो इनेमल होता है, इनेमल, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। 21 वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो है ये होती है द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 23 निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसमें उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल का उपयोग करते हैं। 24 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो ध्यान में रखेंगे। 25 त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार जो है ये किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26 आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो भारत का जो क्रम है वो कितना है? तो वो है तीसरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? तो राजस्थान में पहला, देश का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा और ये उदयपुर को बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है किसको? नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। 29 अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो 2023 में, अक्टूबर 2023 में किसको मिला है नवरत्न का दर्जा? तो ये राइट्स लिमिटेड, ये 16वां नवरत्न कंपनी बनी है देश की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 30 अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो अमित का संबंध जो है ये है बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आर्टिफिशियल हृदय किस आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो आईएमएफ जो है ये कितना अनुमानित किया भारत का जीडीपी वृद्धि दर? 5.9%। और पूछ ले कि विश्व बैंक, तो विश्व बैंक 6.3%, वर्ल्ड बैंक 6.3 और आईएमएफ 5.9। 33 आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? तो आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 34 प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 35 रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है मनोज यादव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आरपीएफ के मनोज यादव, असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्र नायर, होमगार्ड के हैं SBK सिंह, कोस्ट गार्ड के हैं राकेश पाल और एनसीसी के हैं गुरबील पाल सिंह।
36 एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत केरल ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 स्मोक एंड एशेस के लेखक कौन है? तो स्मोक एंड ऐश जो है ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38 विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महासागर दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, 8 जून। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जो है ये किसे मिला है? द फैबलमैन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? तो बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन ये किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 41 अंतरिम सरकार में मंत्री और उनके विभाग को मिलान करना है। तो सरदार पटेल को कौन सा विभाग मिला था? तो इनको मिला था गृह विभाग, सरदार पटेल को। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम को क्या मिला था? इनको मिला था श्रम विभाग। और लियाकत अली खान को मिला था वित्त विभाग। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर। 42 किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो संविधान संशोधन की शक्ति ये आर्टिकल 368 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। 43 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 की अगर उद्घोषणा की जाती है तो इसको कितने माह के भीतर संसद के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदित होना होगा? 1 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 44 निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि ACC के द्वारा की जाती है। 45 भारतीय संसद निम्नलिखित में किस से मिलकर बनती है? तो संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 46 उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा गलत कथन है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हस्तांतरण संबंधित राज्य के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा गलत है। तीसरा है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियम और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। तो यह कथन जो है यह सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। और उच्च न्यायालय जो है यानी कि हाईकोर्ट आर्टिकल 226 का उपयोग करके रीट निकालती है और आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट निकालती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है क्योंकि यहाँ उच्च न्यायालय दे दिया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बस वही राइट है। 47 राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। 48 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये किया गया था भूमि सुधार पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान के अंदर। 49 किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें किया गया था शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, इन सभी को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। संविधान में
तीन तरह की सूचियों की चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इन सूचियों के बारे में दिया गया है 7वीं अनुसूची के अंदर, ये भी ध्यान में रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पहली बार प्रस्तावना में भी संशोधन 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था। 50 वर्तमान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन जो है ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 44वां 1978 में हुआ था और 42वां 1976 में हुआ था। क्या बन कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक एस चंद्रशेखर सीमा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इन्हीं के नाम पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 52 यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 53 निम्नलिखित में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो स्वदेशी प्रयास से बना कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ये जो है ये भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में है। अब क्या करना है हमें कि 54 में निम्नलिखित पर्वतीय दर्रा का सही पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट का क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आएगा सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दिए गए ऑप्शंस में 2 में है, तो ये दोनों तो गलत हो गया पहले ही। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद आएगा लिपू लेक। तो फर्स्ट के बाद 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिपकिला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। नाथुला कहाँ पे? नाथुला सिक्किम के अंदर। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और लिपू लेक उत्तराखंड। तो सही पश्चिम से पूरब में जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिपकिला, लिपू लेक, नाथुला और बोमडिला। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 55 एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नौर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वनस्पति प्रकार और उससे संबंधित क्षेत्र। तो माकवी ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस ये कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में। चैपरेल ये कहाँ पे पाई जाती है? कैलिफोर्निया। और मेटोरेल ये चिली में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 57 वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो जैविक और अजैविक की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 58 मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है ये सबसे पहले लागू किया गया था किस राज्य के अंदर? तो ये लागू किया गया था कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2007 में इसको लागू किया गया था कर्नाटक के अंदर। 59 कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 60 मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति क्या है? तो राजकोषीय नीति का पूरक है मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति ये आरबीआई बनाती है मौद्रिक नीति। 61 निम्न में कौन सा एक वित्तीय समावेश की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो वित्तीय समावेश की प्रक्रिया की सफलता में बाधक कौन है? तो ये आपका सभी हो जाएगा। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, ये तीनों जो है ये वित्तीय समावेश की प्रक्रिया में सफलता के बाधक हैं। 62 भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है?
ये कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। यह जो कथन है मुद्रास्फीति के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है वृहद मुद्रा डिवाइडेड बाय आरक्षित मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64 11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास के पूंजी बाजार को सशक्त करने के अलावा अन्य 3 विकल्प शामिल थे। तो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना यह इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था ये 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 65 मार्च 1931 में भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तो आरा में किया गया था श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 66 निम्नलिखित में किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो बटलर समिति का गठन जो है ये देशी रियासतों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस समिति का गठन 1927 में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की थी। 67 ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में ये किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। लगभग 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया था। तो कर्नल रीड और एलिफिंस्टन इन दोनों ने मिलकर इस व्यवस्था को लागू किया था। 68 निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो सही व्यवस्थित कौन सा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का है। नील विद्रोह 1859 और पावना विद्रोह 1873। तो इस हिसाब से क्रम जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। 69 भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। तो बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है और इसके संपादक J.A. हिक्की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1780 में यह प्रकाशित किया गया था और यह बंगाल गजट एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 70 अरुणडेल कमेटी जो कि 1906 में बनी थी निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। तो अरुणडेल कमेटी जो है ये विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। उसके बाद 1906 में अरुणडेल कमेटी ने कहा था कि बंगाल विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु काम किया जाना चाहिए। 71 निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ये बॉम्बे एसोसिएशन 1852। उसके बाद आएगा इंडियन लीग 1875 पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। उसके बाद आएगा इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1874 और 1884 और 1885 कांग्रेस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस और मद्रास महाजन सभा के संस्थापक जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू और बी राघवाचारी। नाम ध्यान में रखेंगे। 72 निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की। तो सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना करता था। 73 निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कोटदी सिंधु नदी के किनारे।
रोपर जो था ये किस नदी के किनारे था, तो ये चेनाब नदी के किनारे नहीं था। रोपर जो था यह सतलज नदी के किनारे था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है, यह सही सुमेलित नहीं था। 74, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध जो है ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 जिसमें गौरी विजयी हुआ, और उसके बाद 94 में गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है। 75, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत की यात्रा किसने की। तो सबसे बाद में भारत की यात्रा जो है ये इत्सिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इत्सिंग जो है लगभग 7वीं शताब्दी 7th AD के अंदर भारत आया था। सबसे पहले फाहियान, उसके बाद सुंगयुंग, उसके बाद हेनशांग और सबसे लास्ट में इत्सिंग। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है 76 से लेकर 150 तक। ये आपको क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो BSSC से अपलोड होगी तो वो आपको मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी अच्छे से सारी वीडियोज़ को देखिए। BSSC के एग्ज़ाम में ज़्यादा देरी नहीं है, फॉर्म में डेट खत्म होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं मोर देन इनफ है। सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि बस BSSC के लिए ही काफ़ी होगा, ये जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर GK का लेवल लगभग अब सारे में ऐसे पूछने लगा है। मैथ रीजनिंग भी पूछ रहे, रेलवे ALP टेक्नीशियन की भी एग्जाम आने वाले। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे, आपके लिए थोड़ा सा उधर का भी हो जाएगा। थोड़ा सा साइंस उसमें रेलवे के अंदर अच्छा से तरीके पूछा जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगी। तो आप लोग लगातार चैनल से बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 15 जो कि इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है। अभी ज्ञान बिंदु का खान सर की पुस्तक से लगभग 8 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दिया, उसमें भी कुछ प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। उसके बाद रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में भी कुछ प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा प्रैक्टिस सेट इन दोनों में से पहले स्टार्ट करना है। तो कल मिलेंगे नए सेट में, आखिरी सेट है सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।